हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी डायरेक्ट क्लासेस। गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपकी डेली क्लासेस ले रही हूँ दिन में 2 बार, 10 बजे सुबह और शाम को 6 बजे। ठीक है। आपने कल कहा था कि संस्कृत में प्रॉब्लम है काफ़ी लोगों को। बिल्कुल भी घबराइए मत। ठीक है, मैं मानती हूँ प्रॉब्लम होती है, सबको हुई थी, मुझे भी हुई थी। सोल्यूशन क्या है? अब आपके पास समय तो कम है। क्या करिए, जितने भी चैप्टर हैं, 8-10 जो भी चैप्टर है, उसमें जो चैप्टर आपका ना तैयार हो उसको आप साइड में कर दीजिए, छोड़िए मत, साइड में रखिए। लेकिन जो आपके 3 चैप्टर 4 चैप्टर तैयार हैं, अच्छे से तैयार है कि उससे प्रश्न आएगा, आपको कमांड है कि आप कर ले जाएंगे, तो काहे घबरा रहे हैं? बिल्कुल मत घबराइए, आपका हो जाएगा। लेकिन वो 3 आपको कमांड होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। और फिर मैं आपकी पूरी हेल्प कर ही रही हूँ, तो घबराइए मत। बस थोड़ा सा अटेंशन के साथ वक्त दीजिए। जो सब्जेक्ट ना तैयार हो उन पे थोड़ा ज़्यादा वक्त दीजिए और सारे सब्जेक्ट पे भी वक्त देते रहिए। ठीक। आज की जो यह क्लास है, हम यहाँ पे संस्कृत के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। बहुविकल्पी हमने किया था। आप शालिनी डेली क्लास साथ बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, उनका बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और जाते जाते एक कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा कि आपको ये तरीका अच्छा लगा, आपने अच्छे से पढ़ा, एंजॉय किया क्लास को या नहीं। चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये है, निम्नलिखित फलों और सब्जियों के नाम संस्कृत में बताइए। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अब आपको फल और सब्जी के नाम संस्कृत में बताने हैं, हिंदी में दिया रहेगा। परवल दिया है, प्याज दिया है, आलू दिया है, सेब दिया है, आम दिया है, अंगूर दिया है। 3 फल 3 सब्जी का नाम है। हिंदी में आपको पता है, आपने खाया भी है। अब आपको उसको संस्कृत में बताना है। आप इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़िए कि मुझे एक लैंग्वेज और आ जाएगी। सिर्फ संस्कृत पढ़िए, एग्जाम देने के पर्पज से मत पढ़िए, क्योंकि एग्जाम से संस्कृत से भागेंगे तो दिक्कत होगी। क्योंकि टेट में तो ऑप्शन है कि आप इंग्लिश ले लेंगे, लेकिन सुपर टेट में क्या करेंगे? 10 नंबर की संस्कृत आती है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, परवल को पटोला लिखते हैं। सिर्फ पटोल लिख के मत आइएगा, आपका गलत हो जाएगा, इसलिए पूरा लिखिएगा पटोला। मेरे साथ उच्चारण करिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वैसे मैं बोल रही हूँ तो आप कमेंट करिए, भले आपको आंसर दिख रहा है, क्यों रुके हैं आप? ऑब्जेक्टिव होता तो आप कमेंट करके ए वी करके बता देना, तो इसको भी आप उच्चारण करिए। संस्कृत को जब आप उच्चारण करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो परवल को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? पटोला लिखते हैं। प्याज को हम पांडुला लिखते हैं। आलू को हम अलूका लिखते हैं। सेब को हम सेबम लिखते हैं। आम को हम आम्रम लिखते हैं। अंगूर को हम द्राक्षा फलम कहते हैं। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लिंग को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है, लिंग को परिभाषित कीजिए। हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण कुछ मिलता जुलता है, इसलिए और इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि घबराइए मत, सब हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए बस। ठीक है। देखिए क्या है, लिंग की परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से यह निरूपित होता है या पता चलता है कि वो सामने वाले सामान या चीज स्त्री है या पुरुष है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है या पुरुष जाति का उससे बोध हो रहा है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तीसरा रहा आपके सामने स्क्रीन पर, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग, पुल्लिंग यानी कि पुरुष। ठीक है। अब देखिए क्या है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग से मतलब क्या होता है कि वो एक नर जाति का निरूपित करेगा कि ये नर की कैटेगरी में आता है, ये पुल्लिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बेसिक था, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता है। मैंने इसको लिया इसलिए क्योंकि मैं स्टार्टिंग से चल रही हूँ, शुरू से चल रही हूँ। शुरू से क्वेश्चंस को मैंने फॉर्म करके बनाई। सेट जो मैंने पेपर का तैयार किया है, इस पर मेरी मेहनत जाती है। मैं इस पर उन्हीं क्वेश्चंस को लेती हूँ ताकि आपका हर तरीके से कवर होता चले, आपका रिवाइज होता चले। आप ये जो आधे घंटे का समय मेरे साथ बिता रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि वो चीज़ें आपको रिवाइज खुद से तो आप पढ़ेंगे क्या? आपने नहीं का नहीं पढ़े, लेकिन पढ़े हैं, मैं वो चीज़ पढ़ा तो दोबारा रिवाइज हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? चौथा क्वेश्चन है, जिन शब्दों से किसी स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। वह शब्द जिसको यह निरूपित कर दे या पता चल जाए आपको कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो आप उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जो आसान क्वेश्चन है मैं उन पर बिल्कुल भी टाइम आपका नहीं लूँगी। फिफ्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? नपुंसक लिंग को इंग्लिश में न्यूटर जेंडर कहते हैं। स्त्रीलिंग को फेमिनिन जेंडर कहते हैं। पुल्लिंग लिंग को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो न नर न मादा का बोध कराते हैं उनको हम नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। वह शब्द जो ये पता चलता है जिनसे कि न तो नर की कैटेगरी में आते हैं न मादा की कैटेगरी, उनको हम नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
सिक्स क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, वचन का अर्थ बताइए, वचन से आप क्या समझते हैं, वचन क्या होता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। वह शब्द जो सुताएगी कि संज्ञा का और सर्वनाम का बोध कराएगी। इतने आम है, इतने केले हैं, इतना ये है, इतना वो है, ये सारे जो शब्द होते हैं ये एक वचन, बहुवचन, द्विवचन बताते हैं। ये संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। रूप जब लिखते हैं आप तो उसमें आपको ये चीज़ काम आती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन ये रहा। अभी तक जितने क्वेश्चंस किया आसान थे, ये भी आसान है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्या है? नीति वचन सुभाषस्थानी सूक्तियों का हिंदी से संस्कृत में आपको बनाना है। ठीक है, ये आपको हिंदी में दिया रहेगा, आपको संस्कृत में इसको बताना है। पहला है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, ये आप जानते हैं, आपको पता है, रियल फैक्ट है कि सत्य की ही जीत होगी हमेशा, असत्य की नहीं। अब आपको इसको संस्कृत में अनुवाद करके बताना है। कैसे आप बताएंगे, ये देखिए। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, सत्यमेव जयते नानित्रम। ठीक है, सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है, असत्य की नहीं। तो इसका यहाँ पे संस्कृत में है नानित्रम, सत्यमेव जयते नानित्रम। नेक्स्ट है दूसरा, यहाँ पे दिया है, सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है। जिस किसी के पास विद्या रूपी धन है उससे बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। इसमें कुछ ऐसे नीति परक वाक्य ऐसे आते हैं जो आपकी फैमिली आपको शुरू से सिखाती आई है, तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। तो सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है, तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सभी धनों में यानी कि सर्वधन, विद्या धनम, श्रेष्ठ का क्या है, प्रधानम, श्रेष्ठ का है प्रधानम। ठीक है, बहुत साधारण सा वाक्य है, आपको एक बार 3 बार लिखना होगा, आपका आ जाएगा। आचरण श्रेष्ठ धर्म है। आचरण क्या है, श्रेष्ठ धर्म है। आचारा परमो धर्मा, इसका क्या उच्चारण है, आचारा परमो धर्मा। 3 मैंने आपको बता दिए। 7वां क्वेश्चन हमारा क्लियर रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं। 8th क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये है। क्या है, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि ये तो कोई गलती नहीं करेगा, बहुत आसान है, कई बार आप किए हैं, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में आपको वाक्य दिया है, वह वाक्य क्या है ये देखते हैं। नदी कोस भर तक टेढ़ी है। एक नदी है जो कोस भर तक टेढ़ी है, संस्कृत में आप कैसे कहेंगे, तो कुछ चीज़ें आपको संस्कृत में पता होगी तभी आप इसको अच्छा कर ले जाएंगे। क्रोसम नदीला कुटीला नदी, क्रोसम कुटीला नदी, नदी कोस भर तक टेढ़ी है तो क्रोसम कुटीला नदी। ठीक है, दूसरा है, लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं। लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं। लोभा क्या हुआ, सिर्फ बिंदी को इंक्लूड कर दिया, मोह में बढ़िया की मात्रा लगा दिया, मानुष्य में मानवस्य, चा, और शत्रु का शत्रु, जैसे संति अस्थि होता है वैसे यहाँ पे सता है। ठीक है, लोभा मोहा चा मानव शत्रु स्था। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी डाउट हो आप तब भी मुझसे पूछ सकते हैं। इतना होने के बाद मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, घबराइए मत, बस अच्छे से पढ़ते चलिए। 9th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये है फ्री का नंबर लाने वाला क्वेश्चन। संस्कृत में आपको दिया रहेगा, हिंदी में आपको बताना है, लेकिन अब ये आना चाहिए। ये आएगा कैसे, जब आपको कुछ अर्थ वगैरह पता होगा तब आप अच्छा सा कर ले जाएंगे। पहला है, सह पादेन खज्जा। सह पादेन खज्जा मतलब वह पैर से लंगड़ा है। पादेन का मतलब पैर है, खज्जा मतलब लंगड़ा है, सा मतलब वह होता है। तो सह पादेन खज्जा, वह पैर से लंगड़ा है। सा निसर्गड़े चंचला, वह स्वभाव से चंचल है, वह स्वभाव से चंचल है। नो डाउट। आगे चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आसपास की वस्तुएं जो आपके चारों तरफ इन्वॉल्व हैं, जिनके चारों तरफ आप इन्वॉल्व हैं, जैसे पेड़ है, घर है, बगीचा है, पौधे हैं, इनका आपको संस्कृत में नाम बताना है। आपको हिंदी में नाम दिया रहेगा, आप संस्कृत में इनका उच्चारण करके लिखेंगे। आपको आएगा कब, जब आप मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे और कई बार प्रैक्टिस भी करेंगे। पेड़ आप सभी ने जानते हैं, देखा है, पेड़ को हम वृक्षा लिखते हैं, वृक्ष लिख के मत आइएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। घर को हम गृहम कहते हैं, आप गृहम लिख सकते हैं। बगीचा को हम उद्यानम कहते हैं, उद्यानम लिख दीजिए, या तो अधम्मा लगा के उस तरह करिए, या तो आप आहा की बिंदी लगा दीजिए। पौधे को हम पादपा लिखते हैं। ठीक है, नो डाउट। ये रहा 10 क्वेश्चन, हमने 10 क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित फल सब्जियों के नाम संस्कृत में बताने हैं। जो आपने बढ़िया बढ़िया खाया है हमेशा, अब आपको उनका नाम संस्कृत में भी जानना है। ठीक है, अब दुकानदार के यहाँ जाके मत कहिएगा कि मुझे जम्बून दे दो, मुझे आमरम दे दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
यहाँ पे है देखिए, जामुन का आपको बताना है, आम का, कद्दू का और करेला का बताना है। तो जामुन को हम जम्बू लिखते हैं, जामुन को हम संस्कृत में जम्बू लिखते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ बिंदी लगी हुई है और जम्बू लिखा है। आम को हम यहाँ पे आम्र लिखते हैं, कद्दू को हम मधुर कुष्मांड लिखते हैं, करेला को हम कारवेलम लिखते हैं, आम को हम आम्रम भी लिखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। यहाँ पे मैंने आम को इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके आपको दो अर्थ मिलेंगे, अर्थ जिनके आपको दो शब्द मिलेंगे, एक ही रहेगा, एक ही चीज़। जैसे आम है, आम का यहाँ पे आम्र है, लेकिन ऊपर मैंने क्या बताया, आम्रम लिखा था। तो आप सोचेंगे कि मैम वो सही है कि ये दोनों सही है। ऑप्शन में आपको जो मिल जाए आप टिक करके लिख के आइए। आपकी बुक में हो सकता है कुछ हो। करेला को हम और भी कई नामों से जानते हैं, कद्दू को हम और भी नामों से जानते हैं। तो अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, नो डाउट। आगे चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। 12th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पशु पक्षियों के नाम आपके बताने हैं। मैंने आपको पढ़ाया है, क्या दिया है, हिंदी में आपको दिया रहेगा, आपको संस्कृत में बताना है, क्योंकि संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। जैसे कौवा का बताना है, भौरा का बताना है, पक्षी का बताना है और कोयल का बताना है। तो आप क्या लिखेंगे इसका राइट आंसर? कौवा को हम काका कहते हैं, काक मत लिखिएगा, काका पूरा लिखिएगा। भौरा को हम भ्रमरा लिखते हैं, पक्षी को हम खगा कहते हैं और कोयल को हम पिका उच्चारित करते हैं। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 13वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, आसपास की वस्तुएं जो आपके चारों तरफ हैं, फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद, इनको आपको संस्कृत में बताना है। हिंदी में आपको दिया हुआ है। तो फूल को आप पुष्पम कहते हैं, चौराहा को आप चुस्तपत कहते हैं, अनार को आप दाड़िम कहते हैं या दाड़मम कहते हैं, गेंद को आप जो है कंदुकम कहते हैं या कंदू कहते हैं, कंदुका कहते हैं, नींबू को आप निम्बुकम लिखते हैं और गेंद को आप कंदुका लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। 13वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 14th क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, भोजन संबंधी कुछ अनाज के नाम दिए हैं जो आपको हिंदी में दिए रहेंगे, आपको संस्कृत में उसको बताना है। तो क्या लिखेंगे, क्या पूछा है पहले वो देखते हैं। चना है, मक्खन है, नमक है, रोटी है। तो क्या लिखेंगे ये जानते हैं। चना को हम चड़का लिखते हैं, मक्खन को हम नवनीतम लिखते हैं, नमक को हम लवणम लिखते हैं और हम रोटी को करक टिक्का, रोटी को हम करक टिक्का उच्चारित करते हैं। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर रहा 15वां क्वेश्चन, पशु पक्षी जैसे हैं, पिपिया है, भेड़ है, बगुला है, भेड़िया। आप भी मेरे साथ उच्चारित करिए, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपको ये चीज़ें और अच्छी आएंगी। तो हम देखते हैं क्या है पशु पक्षी के नाम, पशु पक्षियों के नाम क्या है। पिपीहा को हम क्या लिखते हैं ये आपको बताना है। तो पिपीहा को हम चातका लिखते हैं, भेड़ को हम क्या लिखते हैं, मेषा, बगुला को हम बगुला लिखते हैं, यहाँ पे बाल का गलत है, बगुला होगा, और भेड़ को हम रिक्का लिखते हैं। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आप सभी को कोई भी डाउट हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, जिस टॉपिक में हो वो टॉपिक आप कमेंट पर डाल दीजिएगा, मैं आपको वो कवर करवा दूंगी। फिर देखिए क्या है 16th क्वेश्चन। अब बारी है 16वें प्रश्न की। 15 क्वेश्चन हमने कर लिया। शरीर के विशिष्ट 5 अंगों के नाम आपको संस्कृत में बताने हैं। अंग आपके पास है, हिंदी में आप जानते हैं, अब आपको इसको संस्कृत में बताना है। तो कैसे आप बताएंगे। तो नाखून को हम नखा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नाखून, नेल्स यानी कि, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दांत को हम दशनम लिखते हैं या दंता भी लिख सकते हैं, ठीक है। आँख को हम लोचनम या नेत्रम भी लिख सकते हैं, सिर को हम मुंडम लिखते हैं, गर्दन को हम ग्रीवा लिखते हैं। अब बारी है 17th प्रश्न की। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का उदाहरण आपको मुझे देना, आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, संज्ञा के भेद बताइए। संज्ञा के कितने भेद है, 5 भेद है। अब वो 5 भेदों का नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ इतने क्वेश्चंस की। डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा 19वां प्रश्न, क्या है ये समझते हैं। संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। संस्कृत में आपको 4 पशु के नाम लिखने हैं, अजा, कुकुरा, गौ, सिंह, अश्वा। अब आपको मैंने ये जो नाम बताए हैं ना, इनकी आप मुझे हिंदी बताइएगा। 19वें प्रश्न की आप हिंदी बताइएगा कि अजा यानी कि क्या होता है, कुकरा यानी कि मतलब क्या होता है, गवा मतलब क्या होता है, गौ मतलब क्या होता है, सिंह मतलब क्या होता है, अश्वा मतलब क्या होता है। संस्कृत में मैंने आपको बता दिया, हिंदी में आपको बताना है मुझे। नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत में नाम बताने हैं। आपको कई सारे नाम दिए रहेंगे, आपको उसको संस्कृत में बताना है, लेकिन किसी 6 को बताना है, ठीक है।
अब देखते हैं क्या है, जैसे घोड़ा है तो घोड़ा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अश्वाह लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अश्वाह। लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे। सपोज करिए कि आपको उच्चारण करना आ रहा है, आपको पता है लिखना ही नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे आप? इसीलिए आप मेरे साथ उच्चारण करिए और लिखते भी रहिए, प्रैक्टिस करिए, इससे आपका अच्छा सारा काम हो जाएगा। जैसे दूसरा है कुत्ता, तो कुत्ते को हम कुकरा लिखते हैं। यहाँ पे गलत लिखा है, आप देखिए मैंने ऊपर बताया था, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। हिरन है तो हिरन को हम मृगा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उच्चारित करते हैं मृगा। बकरी है तो बकरी को हम क्या लिखते हैं? अजा। तो बताइए बकरे को क्या लिखते हैं? बकरा आप मुझे बताइएगा, ठीक है। कोयल को कोकिला, कोयल को क्या लिखते हैं? कोकिला। चिड़िया को चटका। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पेड़ को वृक्षा, पेड़ को वृक्षा लिखते हैं। तरबूज को कालिंदम लिखते हैं। लड्डू को मोदका लिखते हैं। अनार को दाड़मम या दाड़िम लिखते हैं। नो डाउट उच्चारण सही है। उच्चारण करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा 21वां प्रश्न। मकरा, सारिका, मराला, शशका शब्दों में किन्हीं दो शब्दों का हिंदी में आपको अर्थ लिखना है। यहाँ पे दो आपको दिया रहेगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं ना, ये 2015, 16, 17 लगभग उन्हीं क्वेश्चंस में से है। आपकी प्रैक्टिस हो रही है, पेपर मैं करवा रही हूँ, मिले जुले क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेशल भी करवा दूंगी जो स्पेशल से दिए हुए हैं। जैसे है मकरा, तो मकरा का संस्कृत क्या होता है? वैसे मकरा यहाँ पे आपको संस्कृत में दिया है, हिंदी में इसका अर्थ है घड़ियाल, ठीक है। हिंदी में अर्थ क्या होता है? घड़ियाल। ये फ्री का नंबर वाला क्वेश्चन है। सारिका मतलब मैना होता है, मैना एक पक्षी होता है ना, तो वो उसको हम सारिका कहते हैं। मराला यानी कि हंस, हंस यहाँ हंस को आप बतख भी कहते हैं और हम मराला भी कहते हैं संस्कृत में। शशका यानी कि खरगोश यानी कि रैबिट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 22वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिए क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द को अलग अलग सूचिए बनाना है। आपको कई सारे शब्द दिए हैं, आपको उन सब में से छांटना है और ये बताना है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसकलिंग है। क्या शब्द दिया है ये देखते हैं पहले। हिमालय, सागरा, रजना, गंगा, नदी, वधु, फलम, पुस्तकम और सौंदरम, ठीक है। अब आपको बताना है, आज मैं आपको एक अच्छी बात बताने चल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिंग कैसे आप पहचानेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आपको मेरी बात पूरी ध्यान से सुननी होगी। हिमालय, यहाँ पे हिमालय जो शब्द है क्या है? हिमालय। अभी आप संस्कृत में मत समझिए, सिंपल हिमालय, ठीक। हिमालय क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। आप देख के अभी तो बता देंगे पुल्लिंग है, लेकिन आप पहचानने का तरीका मैं बता दूं। हिमालय पर्वत विशाल है, हिमालय पर्वत बहुत विख्यात है। क्या आप कभी हिमालय पर्वत साथ ये सब जोड़ सकते हैं कि हिमालय वहाँ पे रखी है, हिमालय वहाँ पे पड़ी जाती है, कि हिमालय वहाँ पे पाया जाता है? वहाँ पे हिमालय पाया जाता है, ना कि हिमालय वहाँ पे पाई जाती है। सागर विशाल है, सागर बड़ा है कि सागर बड़ी है? कभी सुना है? अरे वहाँ पे वो जो प्रशांत महासागर हमारे इंडिया का है, इंडियन ओशियन है, वो क्या है? बड़ी है, वो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। क्या अभी कभी कभी ऐसे ना आपने कहा है? नहीं ना, आप यही कहते हैं बहुत गहरा सागर है। क्या बहुत गहरी सागर है? गहरी क्या है? कोई वर्ड नहीं है। आप ऐसे पहचानेंगे, ये होती है पहचान, ये होता है तरीका। एक बार सीखिए, मैंने एक बार चीज़ें सीखी है, मैंने भी किसी से पढ़ा है, मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपको देखिए बता रही हूँ कि कैसे। अब मैं कभी नहीं गलत करती, लिंग के क्वेश्चन आते हैं मेरे, कभी नहीं गलत होते। मैं भी पेपर देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पेपर नहीं, मैं भी बहुत सारे पेपर्स देती हूँ, लेकिन एक बार सीख लीजिए। मैंने आपको अब राजनम देखिए, राजनम यानी कि राजा। राजा बैठा है कि राजा बैठी है? राजा बैठा है कि राजा बैठी है? राजा प्रजा को देखता है कि राजा प्रजा को देखती है? राजा पूरे राज्य पे पालन करता है कि राजा पूरे राज्य पे पालन करती है? क्या होगा? पालन करता है, प्रजा को देखता है, प्रजा के ऊपर नियंत्रण करता है, ना कि करती है। समझ में आई बात कि पुल्लिंग कैसे होगा? मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ भी गए हो। याद करने की ज़रूरत नहीं है। अरे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड है, कितना आप याद करोगे? 1 2 3 4 5 100, 100 से ज़्यादा कितना याद करोगे? कुछ नहीं याद होगा आपको। और थर्ड सेमेस्टर में भी यही संस्कृत है और सुपर टेट में भी है, ठीक है। बात मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो अच्छे से मेरा सपोर्ट करिए, अच्छे से पढ़िए। अब देखिए जैसे यहाँ पे गंगा है, गंगा शब्द यहाँ पे दिया है तो ये स्त्रीलिंग में आया। नदी है, ये भी आया। वधु है, ये भी आया। अब ये कैसे आया? अब यहाँ पे वधु के नाम से है, वधु वहाँ बैठा है, वधु कमरे में बैठी है कि वधु कमरे में बैठा है? ठीक, बताइए क्या होगा? वधु कमरे में बैठी है कि वधु कमरे में बैठा है? नदी लंबी है कि नदी लंबा है? कभी कहा, कभी सुना? अरे वो नदी बहुत लंबा है, गंगा नदी बहुत लंबा है। गंगा नदी लंबी है, गंगा नदी लंबी है, गंगा नदी गहरी है, गंगा नदी गहरा नहीं है।
समुद्र गहरा होता है, लेकिन नदियाँ जो है गहरी होती हैं। आप उनके साथ क्रिया संज्ञा सर्वनाम जोड़ कर देखिए, ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए नपुंसकलिंग पुस्तकम और सौंदर्यम और फलम, ये ना संस्कृत है, ये ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। कैसे? पुस्तकम, पुस्तकम क्या? पुस्तकम कोई शब्द ही नहीं, पुल्लिंग की कैटेगरी नहीं बन रही है और कोई स्त्रीलिंग की भी कैटेगरी नहीं मिल रही है, तो ये सारे शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है। आप जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना समझ जाएंगे तो नपुंसकलिंग तो अपने आप छट जाएगा, ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा और लिंग का जो टॉपिक आपको पहचानने का वो खत्म हो गया होगा आज। नेक्स्ट देखते हैं, वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? आप सभी बताइए, पहले आप बताएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। बताइए, आप कमेंट करिए कि वाच शब्द क्या है, संस्कृत में पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? फटाफट बताइए पहले आप सब। आप सभी को बताना चाहूँगी कि आपने वैसे अच्छा आंसर दिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। वाच शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन का आंसर आपको और देना है, ये वाच शब्द का क्या मीनिंग है, ये कैसे स्त्रीलिंग है, ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैंने आपको पहचान करने का तरीका बता दिया। नेक्स्ट देखिए क्या है, 24वां प्रश्न आप सभी के सामने है। संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित, संज्ञा और सर्वनाम के उदाहरण सहित अंतर लिखिए। संज्ञा और सर्वनाम का उदाहरण सहित आपको अंतर बताना है, ठीक है। मोहन और सोहन आगरा गए, सर्वनाम हम मथुरा गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संज्ञा में क्या है, मोहन संज्ञा है और सोहन भी एक संज्ञा है, आगरा भी एक स्थान है तो संज्ञा है। मोहन और सोहन आगरा गए, ठीक है। अब सर्वनाम में हम मथुरा गए, तो हम यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। हम यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। यहाँ पे हम का मतलब है कि 3 लोग हैं, ठीक है, या 2 लोग कह सकते हैं या 3 लोग, तो यहाँ पे हम जो यूज़ हो रहा है वो सर्वनाम है। और मोहन और सोहन आगरा के, तो क्या है, मोहन सोहन आगरा, ये क्या है, संज्ञा है। ये रहा उदाहरण। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 25वां प्रश्न है, पितृ सखी इदम कुंभ अप असद अदस शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम को अलग अलग छांटना है। आपको ढेर सारे कुछ शब्द दिए, आपको अलग अलग छांट के बताना है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है। देखिए कैसे है, तो यहाँ पे आपको पितृ शब्द दिया है, सखी शब्द दिया है, वो संज्ञा है। यहाँ पे आपको इदम दिया है, ककुभ दिया है, अप दिया है और अदस दिया है, तो ये क्या है, ये कोई संज्ञा शब्द नहीं, ये सर्वनाम के शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे आसान प्रश्न आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम जैसे से आगे चले। आज मैं लकार और रूप वगैरह का विभक्ति का कोई प्रश्न नहीं लिया है, नेक्स्ट जब करवाऊंगी उसमें ही चीज लूँगी, पहले आप बेसिक से करते चलिए। 26वां है, निम्नलिखित में से नीतिपरक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। क्या है, सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। पहला दिया है कि सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी बात को, उनके कथन को, उनके कहने को, उनके आदेश को मानना चाहिए। तो क्या होगा इसका, कर्तव्यम ही सतम वचा। क्या होगा, कर्तव्यम ही सतम वचा। विद्या धर्म से ही शोभा देती, विद्या धर्मेण शोभते। क्या होगा, विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हम सब पाठ पढ़ेंगे, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 27वां प्रश्न है, हम सब पाठ पढ़ेंगे, संस्कृत में अनुवाद करना, संस्कृत में अनुवाद करना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, ये देखिए, वयम पठामा पठे, वयम पाठम पठिष्यामा, वयम पाठम पठिष्यामा। आप देखिए कैसे, हम को आप संस्कृत में वयम लिखते हैं, पाठ को आप संस्कृत में पाठम लिखेंगे, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, भविष्यकाल में पढ़ेंगे तो पठिष्यामा है प्रयोग करेंगे। पठ धातु का रूप याद कर लीजिए तो आपको काम हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 28वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं। 28वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा में पुरुष होते हैं, संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं, तो राइट आंसर है 3 पुरुष। वह 3 पुरुष कौन कौन से हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीनों पुरुष आपके सामने हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष ध्यान रखिएगा, विभक्ति ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आपको कई सारे बनेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। हमने टोटल 28 क्वेश्चंस को किया है, संस्कृत के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग की, शुरुआत स्टार्टिंग की है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप सभी को जो भी डाउट है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हम कल फिर सुबह 10 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।